नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज का जो टॉपिक देखने वाले हैं वहाँ रीजनिंग से संबंधित वीडियो है। अगर आप जैसे कि सहकारिता विभाग की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ वीडियो नंबर 7वां है, जिसमें हम लोग रीजनिंग का क्वेश्चन को देखेंगे। आपके सिलेबस में स्पष्ट रूप से दिया गया है रीजनिंग और गणित से संबंधित प्रश्न को, ठीक है। तो आज जो देखने वाले हैं वहाँ 10 क्वेश्चन इसमें से देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलते वीडियो की तरफ। सर्वप्रथम अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना और इसका पीडीएफ आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। चलते यहाँ पर पहला क्वेश्चन की तरफ। देखो, पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जिस तरीका से 17 का संबंध 52 से है उसी प्रकार 1 का संबंध यहाँ पर किससे रहेगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न रहता है ना तो आपको ये समझना है कि 17 और 52 के बीच में क्या संबंध बन रहा है जो कि यहाँ पर भी बनेगा। तो इसको अगर हल करना है तो आप देखो, 17 और 17 को अगर हम 3 से गुना करते हैं तो 17 कितना होता है, 51 होता है ना। और उसमें अगर एक हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 52 हो जाता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर हम यहाँ पर जैसे कि ये 17 हो गया, ठीक है, 17 गुना 1 करते हैं तो फिर कितना आ जाता है, 17 आ गया। तो उसी में अगर 17 गुणित अगर 3 करते हैं तो कितना आ जाता है, 17 × 51। अगर धन यहाँ पर 1 कर देंगे तो इसका जो आंसर आ जाता है 52 आ जाता है। यानी कि इस तरीके से इसमें संबंध बन रहा है। तो सेम टू सेम इसमें भी आप कर दो। अगर 1 का संबंध देखना है तो 1 गुना 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और 1 का अगर गुना हम कर देंगे 3 से तो फिर 1 × 3 यहाँ पर आ गया। और प्लस इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 4। इसका मतलब है यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा यहाँ पर 4 रहेगा, जो कि दूसरा ऑप्शन में सही है। इसलिए इसका जो जवाब आ जाएगा चौथा सही रहेगा। आया समझ में। बहुत ही आसान तरीका है, आपको बस जैसा बोल रहे हैं ना आपको उसी तरीके से करना है और जो सामने वाला जैसा बनता है आपको उसी अनुरूप यहाँ पर भी आपको करना है, तब जाके वहाँ स्वतः ही बन जाएगा। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न के बारे में। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, जिस तरीका से 5 का संबंध 36 से है उसी प्रकार 6 का संबंध यहाँ पर क्या रहेगा। जैसे कि ऑप्शन में 48 है, 49 है, 50 है या 56 है। तो कैसे रहेगा इसका आंसर आप बताओ। तो यहाँ पर देखो, होता क्या है कि अगर आप जैसे कि हम 5 को अगर 5 लिखते हैं, ठीक है, 5 को अगर ज्यों का त्यों अगर हम 5 लिखते हैं, लेकिन अगर 36 को करते हैं तो फिर 36 किसका वर्ग है, आप सभी को पता है ना, 6 का है, क्योंकि 6 6 का 36 होता है। लेकिन 5 में अगर हम एक जोड़ देते हैं और इसको अगर स्क्वायर कर देते हैं तो फिर क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर आ जाएगा बराबर 36 आ जाता है ना। आया ना वैसी। यानी कि 5 को आपको कुछ नहीं करना, 5 को ज्यों का त्यों लिख दो और यहाँ पर 36 है तो 5 में उसमें एक जोड़ दो और एक यहाँ पर जो कुल हो जाएगा उसे आप वर्ग में निकाल सकते हो। उसी तरीके से यहाँ पर 6 है तो 6 को आप कुछ मत करो, 6 का 6 देखते हो आप लिख दो और 6 में आप एक जोड़ दो, यहाँ पर कितना आ गया, 7 आ गया। और 7 का अगर स्क्वायर करते तो सती सती 49 होता है। तो यही इसका आंसर रहेगा, दूसरा नंबर का ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, आया समझ में ना। आपको जैसा है आपको वैसा ही करना है, ज़्यादा कुछ तकलीफ या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। गणित एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आप एक बार समझ गए, हालांकि बताने में 1 मिनट 2 मिनट का समय जरूर लग जाता है, लेकिन आप अगर एक बार समझ गए तो मुश्किल से 5 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में आपका आंसर सही आ जाएगा, आपको बनाना आ जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पर तीसरा प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या है यहाँ पर। तीसरा प्रश्न है, दिए हुए सेट की तरह कौन सा है। जैसे कि यहाँ पर एक सेट दिया हुआ है, 4 है, 9 है, 18 है। तो आपको देखना है कि यहाँ पर जो है किस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर जो सेट बन रहा है ना तो यहाँ पर भी वैसे सेट बनना चाहिए। अब जैसे कि 4 है, 9 है तो हो सकता है ऐसे भी बन सकते हैं कि 4 दूनी 8 धन 1 9 हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, 9 9 दूनी 18 धन 1 करेंगे तो 19 है, तो फिर बात यहाँ पर ठीक है। तो लेकिन ऐसा तो नहीं बन रहा है। तो फिर आप एक काम करना है, इसको बनाने का एक तरीका है, सबसे पहले आप ना यहाँ पर लिख लो 4 फिर 9 फिर 18, है ना। अब देखो दोनों के बीच में कितना अंतर है, 5 और 4 को अगर जोड़ेंगे तो फिर 9 आता है, यानी कि 5 इसमें जोड़े तो फिर 9 आ रहा है ना। उसके बाद 9 में अगर 18 यानी कि प्लस अगर 9 करते हैं तो फिर ये 18 आ रहा है। इसका मतलब सेम टू सेम आप इसमें भी कर लो कि किसमें पहला वाला में 5 जुड़ रहा है। अगर 8 में 5 जोड़ेंगे तो फिर यहाँ पर 14 आ रहा है क्या, नहीं, मतलब ये जो है वह गलत रह जाएगा। ठीक है,
10 में 5 जोड़ेंगे 15, हाँ ये भी ठीक हो सकता है। 6 में 12 ये नहीं हो सकेगा। 12 में 17 ये भी हो सकता है, यानी कि दूसरा और चौथा आंसर सही हो सकता है। लेकिन अभी हमको एक और देखना है। अब देखिए 9 और यहाँ पर 18, तो दोनों के बीच में 9 का अंतर है। अब देखो यहाँ पर दोनों के बीच में 9 का अंतर है क्या, 15 और 25 के बीच में 10 का अंतर है, तो ये तो नहीं होगा। तो स्वाभाविक रूप से चौथा आंसर सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 12 और 17 के बीच में 5 का अंतर है, और यहाँ पर जो है 17 और 26 के बीच में 9 का अंतर है। इसका मतलब इसका जो आंसर आ जाएगा चौथा नंबर सही रहेगा। चौथा प्रश्न देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर चौथा और पांचवा प्रश्न बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। ये भिन्न वाला प्रश्न है। आपको देखना है क्या लिखा गया है कि भिन्न शब्द को ज्ञात करना है आपको। जैसे कि जो भिन्न शब्द उसको ज्ञात करना है, जैसे कि यहाँ पर है कपास है, यहाँ पर सरसों है, यहाँ पर मटर है और एक तिल है। तो इसमें अंतर कौन सा रहेगा, ये रहेगा कपास रहेगा अंतर। इसका जो आंसर रहेगा ए, पहला नंबर सही रहेगा। अब कैसे रहेगा, देखो सरसों मटर और तिल ये सभी ना खाद्यान्न फसल के अंतर्गत आते हैं। आप सभी लोग अपने घर में उपयोग करते हो, है ना। सरसों का भी उपयोग करते हैं, मटर का भी उपयोग करते हैं, तिल का उपयोग करते हैं, किस रूप में, खाद्यान्न के रूप में। लेकिन कपास का खाद्यान्न के रूप में उपयोग करते हैं क्या, नहीं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ पहला नंबर रहेगा, जो कि बाकी तीनों से वहाँ भिन्न है। उसी तरीके से यहाँ पर पांचवा प्रश्न है, भिन्न शब्द को ज्ञात कीजिए। प्रखर, गर्म, आर्द्र, तप्त है। तो इसका मतलब है यहाँ पहला आंसर इसका भी सही रहेगा, जो कि गर्म, आर्द्र और तप्त से भिन्न है। क्योंकि ये जो तीन है ना, वहाँ मौसम का बोध करा रहा है, मैं यानी कि मौसम की जानकारी दे रहा है। गर्म है, आर्द्र है, तप्त है, लेकिन प्रखर क्या है, ये तो मौसम से संबंधित नहीं है ना। इसलिए जो इसका आंसर आ जाएगा पहला नंबर सही रहेगा। दोस्तों छठवां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। छठवां नंबर के प्रश्न क्या बोला गया है कि भिन्न शब्द को ज्ञात कीजिए। जैसे कि यहाँ पर क्या है, 145 है, 197 है, 257 है और 399 है। ठीक है। अब चारों में से आंसर देखने की कौन सा आंसर सही आ रहा है। तो देखो एक चीज़ यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि जब भी इतना बड़ा बड़ा जो शब्द आता है, लंबा लंबा शब्द आता है ना, तो आपको गुना भाग करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सीधा वर्गमूल में देखना है या क्यूब में देखना है। तो आप वर्गमूल में देखो कि 145 किसी का वर्ग है क्या, नहीं है। अगर 145 में हम एक कम कर देंगे तो यह किसी का वर्ग निकल सकता है। कैसे, मान लो जाए यहाँ पर -1 कर देते हैं, 1 कर देते तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 144 आ जाएगा। और 144 जो कि 12 का स्क्वायर है। आप देख सकते हो 12 गुणित 12 अगर हम करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 144 आता है। ठीक है। मतलब ये जैसा है ना, आपको इसी तरीके से ये बाकी भी रहना चाहिए। अगर जो नहीं रहेगा तो वही समझ जाओ कि ये अंतर है। अब 197 में आप एक माइनस करके देखो कितना आता है, 196 आता है ना, 196 आ गया ना। अब 196 किसका वर्ग है, 14 का, 14 का वर्ग है। आप ना गुना करके देखो कि 14 गुणित 14 बराबर क्या आता है। 14 गुणित अगर 14 करते तो फिर 196 आता है। उसी तरीके से 257 में अगर माइनस कर देंगे एक को तो कितना आ जाता है, 256 रहता है। और जब 256 है तो इसका वर्गमूल क्या रहेगा, 16। क्योंकि 16 का अगर 16 को 16 गुणित 16 करेंगे तो इसका जो आंसर क्या आ जाएगा, 256 आता है। इसका मतलब ये भी सभी एक ही क्रम में चल रहा है, -1 -1 -1 करते हुए। अब यहाँ पर देखो 399 में अगर हम एक को घटाते हैं तो आता है इसका आंसर 398 आता है। तो 398 किसी का वर्ग है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम 19 का गुना करते हैं 19 से तो इसका जो जवाब आ जाएगा 361 आता है, 361 आता है। अगर हम 20 का गुना 20 से करते हैं तो इसका जो जवाब आता है वहाँ 400 आता है। इसका मतलब है 398 किसी का वर्ग नहीं है और बाकी वर्ग के हिसाब से चल रहा है। इसका मतलब है आपका जो आंसर आ जाएगा चौथा नंबर का सही रहेगा। ठीक है। आपको इसी तरीके से करना है, जब भी जैसे कि लंबा वाला शब्द आता है ना तो आपको गुणनफल के हिसाब से आपको गुना करना है, तभी जाके इसका आंसर आता है। यहाँ पर सातवां नंबर के प्रश्न देखते हैं। भिन्न शब्द को ज्ञात कीजिए। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन ना कई बार आपको रीजनिंग के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, आपके एग्जाम में व्यापम के अंतर्गत देखने को मिलता है। जैसे कि 11 है, 13 है, 18 है, 17 है। तो इसका जो आंसर क्या आ जाएगा। दोस्तों आप लोगों को थोड़ा मेरा आवाज़ अगर मोटा लग रहा है ना तो फिर कोई बात नहीं, थोड़ा सा अभी बता रहा हूँ ना, आपको बताया था हेल्थ प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा सा आवाज़ क्या है मोटा है। भिन्न शब्दों को ज्ञात कीजिए। 11 13 18 17। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा,
आप एक बार ना इसे खुद करके देखना। ये जो है आंसर इसका 18 सही रहेगा। क्यों सही रहेगा? क्योंकि देखो 11, 13 और 17 ये ऐसे संख्या है जो कि एक और स्वयं से छोड़ किसी और से भाग नहीं जाता है। यानी कि जब एक और स्वयं के छोड़ बाकी किसी से भाग नहीं जाता तो ये शब्द होते हैं अभाज्य संख्या। लेकिन 18 बहुत से शब्दों से जा सकता है, जैसे कि क्या है, आप 2 से इसे भाग दे सकते हो, 3 से भाग दे सकते हो, 6 से भाग दे सकते हो, 9 से भाग दे सकते हो, ठीक है, और खुद 18 से भाग दे सकते हो। तो ये क्या है, भाज्य संख्या। लेकिन 11, 13 और 17 जो है अभाज्य संख्या है, जो कि स्वयं और एक के छोड़ बाकी किसी से वहां भाग नहीं जाता है। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि यहाँ पर क्या हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर 8वां नंबर के प्रश्न को। अब यहाँ पर देखते हैं 8वां प्रश्न। अब 8वां प्रश्न हम क्या बोला गया है, भिन्न शब्दों को ज्ञात कीजिए। तो किस तरीके से भिन्न शब्द है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, बी है, डी, उसके बाद है एम ओ है, क्यू एस है और एफ आई है। तो आपको देखना है कि इसमें से क्या एक जो अन्य है इन तीनों से भिन्न किस प्रकार से है, आपको देखना है। जैसे कि क्या है, बी डी, तो आप देखो कि बी उसके बाद डी है, तो दोनों के बीच क्या रहे, सी, यानी कि प्लस, यहाँ पर 1 2 है ना, मतलब प्लस क्या आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं ना। तो उसी प्रकार से एम, उसके बाद क्या आता है, एन और ओ, यहाँ पर भी प्लस 2 आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर है ना। फिर उसी प्रकार का क्या है, यहाँ पर क्यू है और एस है, तो क्यू और एस के बीच में क्या आता है, आर आता है ना। तो यहाँ पर भी प्लस 2 है, इसका मतलब यहाँ पर भी आपको प्लस 2 होना चाहिए, तब ठीक रहेगा। तो एफ है यहाँ पर, उसके बाद क्या है, आई है, तो दोनों के बीच में क्या आता है, जी और एच होगा, क्योंकि एफ जी एच आई, यानी कि यहाँ पर क्या है, +3 है। तो फिर देखो बाकी में क्या है, +2 +2 +2 और +3 है। इसका मतलब ये क्या है, चौथा नंबर भिन्न है जो कि अन्य 3 की अपेक्षा। इसलिए इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ चौथा रहेगा, क्योंकि देखो बाकी में +2 है, +2 है, +2 चल रहा है, लेकिन चौथा में क्या चल रहा है, +3 है। तो इसका जो आंसर क्या आ जाएगा, चौथा नंबर सही रहेगा। अब देखते हैं यहाँ पर 9वां प्रश्न को। 9वां प्रश्न क्या है कि यदि ए को 1, बी को 2 तथा जेड तक इसी प्रतिस्थापित किया जाता है तो डी ई सी ए वाई के अक्षरों को प्रतिस्थापित करके अंकों का योग कितना होगा। देखो बहुत ही आसान विधि है, इसलिए ना मैं आपको कहता हूँ कि आपको ए से लेकर पूरे जेड तक अंकों के हिसाब से याद रखना है। जैसे कि बी कौन से क्रम में है, 2 क्रम में रहता है हमेशा, और पी कौन से क्रम में रहते हैं, 16 क्रम में रहते हैं, एन कौन से क्रम में रहते हैं, 14 क्रम में रहते हैं। तो आप देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, जिस तरीके से ए नंबर है वहाँ पहला नंबर में है, बी 2 में है और जेड कौन सा नंबर 26 है, बस उसी के अनुरूप लिखना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लो डी ई सी ए वाई, ठीक है। तो डी का मान क्या रहते हैं, हम सभी को पता ही है, चौथे स्थान पर रहते हैं। ई का मान यानी कि ये कितने स्थान पर रहते हैं, 5वें स्थान पर रहते हैं। उसके बाद सी जो है तीसरे स्थान पर रहते हैं, ए जो है पहले स्थान पर रहते हैं, और वाई जो है ये जो है 25वें क्रम पर रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं 25। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, अंकों का योग, आपको इसको जोड़ देना है। 25 है 26, 26 3 होता है 29, 29 5 कितने होते हैं, 34, और 34 4 हो गया 38। इसका मतलब है इसका जो जवाब आ जाएगा 38 नंबर सही रहेगा। यहाँ पर क्या है, पहला नंबर का है ना, पहला ऑप्शन आपका ये सही रहेगा। इसी तरीके से होता है। अब देखते हैं यहाँ पर 10वां प्रश्न को। दोस्तों 10वां प्रश्न ना आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या बोला गया है, देखो भिन्न शब्दों को चुनिए। आपको भिन्न शब्दों को चुनना है। क्या लिखा है, एक तरफ एक यहाँ पर है सांप है, यहाँ पर मगर है, यहाँ पर मेढक है और यहाँ पर है छिपकली। अब ये चारों है, तो चारों में से आपको ये देखना है कि भिन्न कौन सा है, सांप है, मगर है कि मेढक है या छिपकली है। और इन चारों में से जो भी आंसर रहता है आप हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।